जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है। मेरा नाम विकास। इस वीडियो में हम तैयार करने वाले हैं हास रस, करुण रस, रोला छंद, सोठा छंद, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, यानी आपके 6 नंबर बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं अभी से। अगर नहीं आते ना तो मैं चैनल डिलीट कर दूंगा यार, क्या बात करते हो तुम लोग। तो देखो, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर साल आते हैं, 2022 के बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। तो प्लीज़ इनको तैयार जरूर कर लेना, पछताना मत, ठीक है। एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा कि भाई हास अथवा करुण रस की परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए। तो सबसे पहले इसके हम लिखते हैं हास रस की हेडिंग डालोगे, अथवा लिखा है किसी एक को करना होता है, लेकिन मैं दोनों को बताए दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी एक को करना होता है, किसी को भी आप एक को कर सकते हो। तो दोनों की याद करे रहोगे तो और बेटर होगा, क्योंकि कभी कभी पहचानने के लिए आ जाता है और पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। परिभाषा उदाहरण तो आप याद कर सकते हो, है ना। तो दोनों याद करे रहो, कभी कभी पहचानने के लिए आ जाता है। तो दोनों याद कर रहोगे, एक तो आपका परिभाषा ही आएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे हास्य रस, ऐसे हेडिंग डालोगे हास्य रस, ठीक है, सॉरी हास्य रस। और यहाँ पर आप क्या करोगे, उत्तर तो मैंने लिखा नहीं तो उत्तर आप लिख देना, अच्छे से लिख दोगे बोर्ड एग्जाम में ये, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ बस। तो इसमें क्या लिखोगे कि भाई हास्य रस का स्थाई भाव हास है। क्या है? हास है, यही याद रखना, इसी से पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहां पर लिख सकते हो किसी व्यक्ति के विकृत रूप अनोखा स्वभाव भी लिख सकते हो, अनोखा स्वभाव, वेशभूषा भी लिख सकते हो, वेशभूषा आदि को देखकर मन में जो हंसी, है ना, हंसी का भाव उत्पन्न होता है, वही हास कहलाता है, ठीक है। हास कहलाता है। अब यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव सहयोग करता है, तब हास्य रस की निष्पत्ति होते हैं। यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, ठीक है, अनुभाव एवं संचारी भावों लिख सकते हो से, क्योंकि 3 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भाव हो जाएगा, भावों से संयोग करता है, तो हास्य रस, ठीक है, की निष्पत्ति होती है। अब देखो, ये सोच रहे हो इतना बड़ा है, तो मैं तुमको शॉर्ट तरीका बताता हूँ कि भाई ऐसे लिख सकते हो, हास रस का स्थायी भाव हास है, यही हास नामक स्थायी भाव जब भी भाव अनुभाव संचारी भाव सहयोग करता है, तब हास रस की निष्पत्ति होती है। मैंने ये लिख दिया है, बाकी आप चाहें तो इसको कट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये सरल है, याद कर सकते हो यार, 2 नंबर इसके मिल जाएंगे। इतना बड़ा भी लिख दोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, है ना। तो ये है, तो हास रस का स्थायी भाव हास है, किसी व्यक्ति के अनोखे रूप, विकृत वेशभूषा, मतलब जिसको देखकर तुम्हारे मन में ना हंसी आए, समझ लो। अगर हंसी आती तो वहाँ पर हास्य रस होगा। तो जिस प्रकार हंसी आए तो उन सब चीज़ों को आप लिख सकते हो इसमें। मैं रटवा नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी, और ना मैं कभी रटवाता हूँ, इसीलिए मैंने इतना बड़ा लिख दिया। बाकी आप अलग से अपने प्रकार से बना सकते हैं, जिसको देखकर मन में हंसी आए उसी को लिख देना बस, ठीक है। जैसे भाई विकृत रूप देखते हो या लूले लंगड़े को देखते हो तो वो अनोखा रूप हो गया, वेशभूषा है ना, वेशभूषा मतलब किसी को अनोखा वेशभूषा देख लिए, दाढ़ी मुच्छों वाला, तो जिसमें हंसी आ जाती है, तो वही हंसी जब आती है तो हास हो जाता
यानी हंसी आती है, और वही हंसी जब स्थायी भाव विभावन भाव से हमारे अंदर संयोग करते हैं तब हास्य रस की निष्पत्ति हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, जब विभाव अनुभाव, अनुभाव का मतलब अपने अंदर के भाव, विभाव भी हमारे जो विचार हैं, है ना, और स्वभाव आप एक प्रकार से मान सकते हो, ठीक है। ये मतलब हमारा जब हंसी आती है तो वहाँ पर हास्य रस होता है, ये सोच लो बस। अब यहाँ पर इसका उदाहरण इस प्रकार से लिखोगे थोड़ा सा, ठीक है, ब्लैक पेन का प्रयोग करोगे इस तरीके से। उदाहरण, हेडिंग को ना थोड़ा बड़े से लिख देना ताकि बड़ा बड़ा नजर आए, ऐसे, है ना। अब उदाहरण में लिख सकते हो आप, जिसको देखकर मन में हंसी आए, तो वो क्या हो सकता है। मैं एक बिल्कुल सरल बता दे रहा हूँ कि भाई प्रति प्रति, ठीक है, प्रति प्रति सुनी उकसाही अकुसाही, है ना, प्रति प्रति सुनी उकसाही अकुसाही, ठीक है, ये हो गया अकुसाही, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम तक लिखना है, ठीक है। उसके बाद नई लाइन से रिपीट करना है, देखी, सॉरी छोटा रहता है ना, देखी, मुझसे लाइन खींच गया, देखी दशा, गलतियां सबसे होती हैं यार, कोई हम भगवान थोड़ी नहीं। हरिगन, इंसान गलतियों का पुतला है। हरिगन मुस्काहे, मुस्काहे, है ना। तो ये आपका एकदम सिंपल सा उदाहरण है। बाकी मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी जो कि वायरल है काफ़ी, तो उसको आप देख सकते हो, उसमें मैंने भी सरल एग्जाम्पल का प्रयोग किया था। आप इंटरनेट में भी ढूंढ सकते हो, कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं कि जो बता रहा हूँ वही याद करो। इंटरनेट में ढूंढ लो जो आपको सरल लगे, मुझे ये सरल लग रही है, आपको कुछ दूसरी सरल लग सकती है, तो ये है। अब चलो करुण रस की देखते हैं, ठीक है। तो करुण रस यहाँ पर डालेंगे, करुण रस, सॉरी करुण रस, ठीक है, करुण रस। अब करुण रस में जो होगा स्थायी भाव क्या होगा, अपने से बना लेना एग्जाम परिभाषा। स्थायी भाव मैं बता दे रहा हूँ, शोक। अब ये बताओ शोक, ठीक है, इसमें से तुम्हारे पूरा ये परिभाषा बन जाती है। कैसे बनेगी यार, मतलब फ्री के नंबर मिल जाते हैं। ये शोक याद करना है। शोक तुम जानते हो, शोक का मतलब होता है दुख। किस चीज़ को देखकर हमारे मन में, हमारे अंदर दुख उत्पन्न होता है। तो भाई जब किसी की मृत्यु हो जाती है, यानी हमारा जब प्रिय व्यक्ति हमसे छिन जाता है, या हमारी कोई प्रिय वस्तु हमसे छिन जाती है, तभी तो हमारे मन में वो शोक का भाव उत्पन्न होता है। उसको विनोद भाव बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, विनोद। विनोद का मतलब होता है दुख, या बोल सकते हो दुख का भाव उत्पन्न होता है। कोई जरूरी नहीं है विनोद आप लिखो। तो जब आप लिखोगे कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है, यही शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभव संचारी भाव संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। ऐसे भी लिख सकते हो। बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हो कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है, यही शोक नामक, किसी व्यक्ति जब हमसे कोई प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति हमसे दूर चला जाता है तो हमारे मन में विनोद भाव उत्पन्न होता है। यही विनोद भाव या शोक का भाव उत्पन्न होता है, या दुख का भाव उत्पन्न होता है। यही दुख का भाव जब हमारे अनुभव, विभाव एवं संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो लिख सकते हो, मैं लिख दे रहा हूं। इसमें ना शोक में थोड़ा सा आप क्या कर देना, हिट मतलब ब्लैक से प्रयोग कर सकते हो। शोक है, ठीक है, शोक है, ऐसे लिख देना। अब लिख देना कि भाई यही शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव यानी अपने तो ये देख सकते हो बिल्कुल आराम से आपका ये परिभाषा बन जाती है। बाकी आप और भी इसमें शामिल कर सकते हो कि भाई ये शोक नामक स्थायी भाव कहाँ पर उत्पन्न होता है, कि जहाँ पर हमें दुख हो, किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के हमसे छिन जाने पर हमारे मन में विनोद भाव उत्पन्न होता है या दुख का भाव उत्पन्न होता है। यही दुख का
भाव जब उत्पन्न होता है उसी में से शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, और वही शोक नामक स्थायी भाव विभावन भाव एवं संचारी भाव सहयोग करता है, तब जाके करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो मैं बाकी हर चीज़ें आपको बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में पड़ी रहें, ठीक है, मैं रटवाता कभी नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब शोक का एक उदाहरण क्या लिख सकते हो कि भाई जब राम जी से रावण ने सीता का हरण कर लिया था, तो वहाँ पर क्या किया था भाई, राम जी ने चिड़िया पंछी से पूछ रहे थे कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, ठीक, तो मैं लिखे दे रहा हूँ हे खग मृग, ठीक है, मृग हे मधुकर, मधुकर मतलब मधुर जो होते हैं मधुकर है ना, मधुकर मतलब भंवरे जो होते हैं मधुकर श्रेणी, ठीक है, तुम देखी सीता मृगनयनी, सीता मृगनयनी यानी मृग के समान नयन वाली सीता को क्या तुमने देखा है, ये राम जी ने बोला था। तो ये देख सकते हो कितना आराम से आपका मतलब लिख जाता है। बाकी एक उदाहरण मैं और आपको बता दूं अगर, ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि भाई जब श्रवण कुमार को दशरथ जी मतलब मार दिए थे बाण, तो वहाँ पर जो उनकी माता जब वहाँ पर गए दशरथ जी, तो उनकी माता उनसे रो रही थी कि भाई कैसे रो रही थी, विलाप कर रही थी एक प्रकार से। तो वो कैसे विलाप कर रही थी उसको आप लिख सकते हो कि भाई मणि, ठीक है, मणि खोए भुजंग सी जननी, भुजंग सी जननी, मुझे याद है उसी को मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा गलती हो जाए तो माफ़ करना लिखने में, क्योंकि इसमें यह हो सकता है ना, भुजंग सी जननी, आप देख भी लेना तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, जननी, ठीक है, फन सा पटक रही थी शीस, फन सा, सॉरी यार इधर लिखना पड़ेगा, पटक रही थी शीस, ठीक है, ऐसे अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, तो यहाँ पर लिखोगे अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। अब मेरी राइटिंग इसलिए नहीं बन रही क्योंकि मैं मोबाइल पर देख के लिख रहा हूँ, कॉपी में नहीं देखता, मोबाइल में देखता हूँ, नहीं तो फिर फ्रेम से बाहर चला जाता है, तो राइटिंग इसलिए नहीं बन रही, तो माफ़ कर देना भाई, तुम लिख सकते हो अपने से। बाकी आप पीडीएफ मांगते हो तो मैं पीडीएफ नहीं दूंगा यार, इतना सारी चीज़ें आप अपने से लिखो ताकि याद हो, इसीलिए मैं पीडीएफ नहीं देता। बाकी मैं दे सकता हूँ क्या, एक फ़ोटो ही तो खींचना है और आपको दे देना है, लेकिन नहीं देता, ताकि आप याद करो यार, मैं आपके फिक्र में ज़्यादा रहता हूँ। बाकी आगे देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न, तो अब आपको लिखना है कि भाई रोला और सोठा छंद की परिभाषा एवं उदाहरण क्या होगा। ये भी आपका 2 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, और ये हर साल आता है, और बोर्ड 2022 में भी पक्का आने वाला है, तो इसको तैयार जरूर कर लो। तो यहाँ पर सबसे पहले ऐसे लिखेंगे तो उत्तर लिखोगे आप एग्जाम में, उत्तर आपको लिखना है, ठीक है, उत्तर ऐसे पूरा लिखना है, ऊभर मत बना देना वरना फिर एग्जामिनर और नंबर काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर ऐसे करोगे और बाकी हेडिंग डालोगे रोला, रोला छंद, पूरा लिखना पड़ेगा छंद, ठीक है, शॉर्ट में बिल्कुल भी जाने की कोशिश मत करना। तो ये छंद मैं अभी बाकी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, वो आपका मतलब क्रिएटिविटी है कि क्या क्या अच्छे से आप लिख सकते हो, ताकि एग्जामिनर आप पे ऊपर इम्प्रेस हो जाए, है ना। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर रोला छंद के क्या है कि भाई यह दोहे का उल्टा होता है, क्या होता है, यह दोहे का उल्टा होता है, उल्टा, उल्टा नहीं उल्टा, ठीक है, बाकी उल्टा भी लिख सकते, उल्टा होता है, होता है, तो उल्टा नहीं होता, उल्टा ही होता है, ठीक है ये। और लिखोगे कि इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 ठीक है मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती
हाँ ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। बाकी इसका उदाहरण मैं बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पर हेडिंग डालोगे उदाहरण। हेडिंग देखो जब डालोगे आप उसको अंडरलाइन ऐसे कर देना, बाकी ब्लैक से आपको लिखना है हेडिंग, ठीक है, रेड वुड का प्रयोग नहीं करना ना, तो ब्लू का हेडिंग वगैरह डालने के लिए। तो आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन, ठीक है, तो जो सुमिरत सिद्धि होई, ठीक है, होई गणनायक करिवर बदन करहूँ अनुग्रह सोए, करहूँ अनुग्रह, मेरी राइटिंग खराब होती जा रही जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में, अनुग्रह सोए वृद्धि राशि शुभ गुण सदन, क्या वृद्धि राशि, ठीक है, शुभ गुण सदन, शुभ गुण सदन, तो ये आपका हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना क्या है कि इसमें मन नहीं लगाया था, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान देना कि यहाँ पर क्या होगा, मैं बता दूँ आपको कि देखो मात्राएं जब गिनोगे, जहाँ पर बड़ी मात्राएं होती हैं वहाँ पर गुरु होते हैं, यानी दो मात्राएं एक साथ ली जाती हैं, काउंट होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो है, जो में क्या है कि बड़ा आ है, इसमें ओ की मात्रा है, तो इसमें दो मात्राएं काउंट होंगी, इसमें क्या होगा गुरु होगा ऐसे। ठीक है, अब बाकी आपको काउंट नहीं करना, और ये छोटा है तो ये एक मात्रा काउंट होगी, इस ये भी छोटा है तो एक मात्रा, और ये सब में एक मात्रा। ठीक है, सीधी ये भी एक मात्रा और ये भी एक मात्रा है ना, सीधी होई, हो देखिए ओ की मात्रा है तो यहाँ पर ये दो मात्रा काउंट होगी ऐसे, और होई, ठीक है, तो ये एक मात्रा सीधी होई, तो सॉरी यहाँ पर बड़ी ई नहीं है, ठीक है, बाकी नहीं तो दो मात्रा काउंट होता। तो सोई गणनायक करिवर बंद, ग में एक, न में एक, और ना आ रहा है तो यानी दो या एक का एक। ठीक है, गणनायक करिवर बदन, यानी एक 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 एक, और बदन में भी एक, देख सकते हो, गिन सकते हो आप मात्राएं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 मात्रा इसमें है पहले में। ठीक है, यानी प्रथम में 11 और तृतीय चरण में। अब तीसरा चरण गिन सकते हो, पहले चरण में 11 मात्राएं, इसमें भी 11 मात्राएं होंगी, यानी दूसरा ये है तीसरा ये, तो तीसरे में भी 11 मात्राएं होंगी, गिन सकते हो 1 2, ठीक है, बाकी ऐसे तीसरा चरण 1 2, और ये भी छोटा है तो 3। ठीक है, अनुग्रह 1 2 ग्रह है, ठीक है, अनुग्रह, तो ये एक मात्रा हो गई, इसमें क्या होगा अनु, ठीक है, आ है और यहाँ पर नु है, तो यहाँ पर हो गई ये, और दो मात्रा एक मात्रा अनुग्रह। सोई, इसमें भी दो मात्रा यानी गुरु होगा और एक, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें भी देखिए 11 मात्राएं हैं। तो इस तरीके से मात्रा काउंट की जाती है, तो आप काउंट कर लेना, मैंने बाकी आपको बता दिया। अब यहाँ पर दूसरा समझेंगे सोठा छंद। ठीक है, तो सोठा छंद कैसे होगा, ऐसे सोठा छंद। ठीक है, तो सोठा छंद जो है वो आपको यहाँ पर लिखना है कि भाई इसकी एग्जाम्पल क्या होगा। ठीक है, यह एक सममात्रिक छंद, एक सममात्रिक छंद होता है, एक विषम मात्रिक छंद होता है। सम का मतलब ही होता है कि जिसमें 2 से भाग चला जाए, यानी जिसमें जैसे 12 मात्राएं हो सकती है, 14 मात्राएं हो सकती हैं, तो वो सम मात्रा होगा। तो ये लिख सकते हो यह सम मात्रिक, मात्रिक में लिख दिया, मात्रिक छंद है, छंद है। ठीक है, ये सम मात्रिक छंद है, सॉरी मैं काले से लिख रहा हूँ, तो बाकी आपको ये रटना नहीं है, मैं आपको तैयार करवा रहा हूँ। इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, कितने 4 चरण उसमें भी होते हैं, 4 इसमें भी होते हैं, 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में, और प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती, कितने 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो सम मात्रिक का मतलब, सम का मतलब समझो आप दो, यार मतलब शब्द से आप निकालो कि क्या हो सकता है। सम का मतलब ये होता है कि दो से जिसमें भाग चला जाता है। अब 24 में क्या दो से भाग नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो सम मात्रिक, अगर 23 मात्राएं होती तो फिर भी सम मात्रिक छंद हो जाता। तो आपको यार ये सब चीज़ें मतलब एकदम हर जगह से कनेक्टेड होती हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मतलब तैयार ही रहती हैं। तो बाकी ये हो गया आपका, याद ये भाई सम, याद एक सम मात्रिक छंद है, ठीक है। सोठा छंद, सोठा मतलब 24 याद रखो बस, फिर लिख दोगे मतलब सममात्रिक छंद है, इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, बस क्या दिक्कत है इसमें। इस 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपको आ नहीं रहा क्या, तो मैं चाहता तो आपको बता देता, लेकिन कमेंट करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा गारंटी के साथ। तो इसका एग्जाम्पल आप कमेंट करना नीचे, ठीक है, कमेंट कर देना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार आएगा। वीडियो लंबी हो सकती है तो माफ़ कर देना। तो बाकी यार वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताना भी है, तो आप वीडियो को देखते रहो, ठीक है। बाकी आप और सारी वीडियो देख लेते हो बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन क्या स्टडी वाली वीडियो ही आपको लंबी लगती है। तो यार ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा कर इसीलिए बता रहा हूँ, तो आप तैयार कर लोगे आराम से, मुझे विश्वास है, ठीक है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, मुझसे पढ़ाई कर रहे हो, तो आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो। मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊँगा बिल्कुल जेन्युइन बताऊँगा। मैं अपना मतलब फ़ायदा नहीं बनाता, वरना मुझे भी कंपनियाँ संपर्क कर रही हैं कि आप हमारा प्रमोशन कर दो, मैं नहीं करता, ठीक है। बाकी अब आप करो विश्वास या ना करो, फिर वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो बाकी और क्या कहें, अब चलो आगे बढ़ते हैं किसकी ओर, अलंकार। तो हमने इसमें ये पढ़ लिया, अलंकार की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए, साथ में हर चीज़ें मैं बताते चलता हूँ। तो बगल में आप मत डाला करिए, ठीक है। ऐसे आप लिखोगे उत्तर संख्या, ऐसे लिखा करो, देखो बीच में लिख दिया करना उत्तर संख्या। मान लो ये 9 नंबर में आता है शायद, आप देख लेना। संख्या 9 का मान लो का है या गा है, ठीक है। 9 का है मान लो, ठीक है। मैंने लिख दिया का नहीं, बाकी गा में आता है, लिखे का लिख देना। ऐसे आप जब लिखोगे बिल्कुल ऐसे ही आएगा एग्जाम में, ठीक है। ऐसे लिखोगे, ऐसे आप फिर कर दोगे, ठीक है। बड़ा सा ऐसे कोष्टक बना देना, ताकि एग्जामिनर को ना बिल्कुल साफ साफ नज़र आ जाए कि इसने 9 का नंबर लिखा है। अब नीचे आप लिखोगे, जैसे एग्जाम्पल पूछा, इसमें 2 में 1 लिखना है, ठीक है। किसी भी पूछ सकता है, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार। तो तीनों आपको याद रखना है, बाकी 2 याद रखोगे तो 1 तो आ ही जाएगा, क्योंकि 3 तो भाई तीनों तो पूछ नहीं लेगा, 2 पूछेगा तो 1 तो आपको फंस ही जाएगा बोर्ड एग्जाम में, है ना। 3 में से 1 2 याद रहेगा तो 1 तो आ ही जाएगा। तो बाकी 2 याद करना है आपको किसी भी हालत में। अब यहाँ पर आप ऐसे लिखना कि भाई उपमा अलंकार, उपमा ब्लैक पेन से, अलंकार। तो एग्जामिनर को भी नजर आएगा, वाह भाई क्या लिखा है, ऐसे देखो क्या मस्त नजर आ रहा है, बीच में लिख देना। अब इसमें से यहाँ से स्टार्ट करना बढ़िया लाइन से एक, ठीक है, लाइन छोड़ के एक ठो। अब यहाँ पर लिखना आप कैसे कि भाई जहाँ, ठीक है, उपमा अलंकार की मैं बात कर रहा हूँ। उपमा का मतलब होता है कि भाई 2 वस्तुओं की तुलना करना, सिंपल 2 वस्तुओं की तुलना करना। जैसे कि मान लो मैं हूँ, मेरी तुलना आप दूसरे टीचर से करो या भैया से करो, कोई भी मेरे हों, कि भाई है ना, भाई से करो कि भाई वो उनके समान पढ़ाते हैं। तो मतलब क्या किया तुमने, तुलना किया। तुलना का मतलब क्या हुआ, उपमा अलंकार। ओह बताते बताते कैमरे में लग गया। तो ये है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताना है, बाकी आपको आ ही जाएगा यार, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे जहाँ, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, जहाँ किसी एक व्यक्ति, एक या व्यक्ति, वस्तु या समूह भी बोल सकते हो, व्यक्ति या वस्तु, ठीक है। इतना स्पष्टीकरण देने की कोई जरूरत नहीं, या वस्तु की, ठीक है, किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से, किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, से समान गुणधर्म के आधार पर, समान गुणधर्म के आधार पर, ठीक है, आधार पर समानता बताई जाए या तुलना की जाए, है ना, तुलना की जाए, तुलना या समानता बताई जाए,
समानता बताई जाए। ओ क्या लिख दिया, बताई जाए, ठीक है, वहाँ उपमा अलंकार होता है, अलंकार होता है, ठीक है। तो ये है मैं फ्रेम में नहीं देख पाया था। तो अब यहाँ पर देखो ये हुआ। अब मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या बोला है, समानता के आधार पर तुलना की जाए लेकिन समान गुण धर्म भी हों। ये नहीं कि आप मेरी तुलना किसी जुआड़ी से कर रहे तो वो तुलना तो बैठेगी ही नहीं ना, क्योंकि मैं एक टीचर और कहाँ एक जुआड़ी या शराबी, तो कहाँ तुलना बैठेगी। हाँ स्टूडेंट से कर सकते हो कि भाई वो एकदम सेम अगर पढ़ाएं तो पढ़ा सकते हैं, उनके गुणधर्म समान हो। तो आप एक परिभाषा और भी मैं बता दूं कि जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो आप ऐसे भी मतलब अपने से देखो यार, कल्पना करो, कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही रटो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिख सकते हो। आई होप आप ये जानते हो, ठीक है। तो जैसे आप मान लो किसी भी यूट्यूबर की मुझसे तुलना कर दो या अपने टीचर की तुलना किसी अपने दूसरे टीचर से कर दो कि एकदम समान पढ़ाते हैं, ठीक है, ऐसे तो तुलना हो जाए। जैसे कोई समानता, जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं एकदम राधा श्याम ले आता हूँ, राधा के चरण, चरण गुलाब के समान कोमल है। किसके? गुलाब के समान, गुलाब के समान कोमल हैं, ठीक है। ये राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, राधा के चरण की जो तुलना की गई किससे की गई? गुलाब से, ठीक है। और ये शब्द है समान, यानी दोनों लगभग समान है। राधा के जो चरण है वो गुलाब के समान है या समान कोमल है? समान तो नहीं हो सकते भाई, समान कोमल है ना। गुलाब जितना कोमल है उतना राधा के चरण भी कोमल है। ऐसे हो गया। तो मतलब एग्जाम्पल आप किसी के भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो जाए। जैसे अगर एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। अब इसमें क्या आपको समझ में आ रहा है कि हरि जी के जो पद हैं वो कोमल हैं, किससे भाई? कमल से, ठीक है। तो यहाँ पर तीन चीज़ें आपकी आ जाती हैं। पहला तो एक आप मान लो कि भाई उपमेय उपमान का क्या होता है, इसको भी आप समझ सकते हो। तो मैं क्या आपको समझा दूँ? तो चलो मैं समझा देता हूँ। पहला आपका उपमेय क्या होता है ना, उपमेय, इसको भी समझे रहोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी एग्जाम में लिखना नहीं है, आप लिख दोगे तो और बेटर है। जिस वस्तु की समानता बताई जाए, जिस उपमेय का मतलब जिस वस्तु की समानता बताई जाए। अभी बताता हूँ, वस्तु की समानता बताई जाए। अभी देखो ये इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वस्तु ही है, यहाँ पर कोई समूह भी हो सकता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि वस्तु है ना, जानवर भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, या समूह, वस्तु में सभी आ जाते हैं। तो समूह भी हो सकता है भाई, ठीक है। क्रांतिकारियों का समूह हो सकता है, टीचरों का समूह हो सकता है कि भाई एक समूह दूसरे समूह से बेहतर है, या एक समूह दूसरे समूह के समान है, या उसी तरीके की उनकी मानसिकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताते होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन मैं बताया ना कि मैं बिल्कुल रटवाता नहीं हूँ आप लोगों को। भले टाइम लगे, मेरी वीडियो वायरल बहुत कम होती है क्योंकि मैं लंबी बना देता हूँ और हर चीज़ों की बातें करने लगता हूँ। और बाकी स्टूडेंटों को क्या चाहिए? नंबर। तो आप अगर नंबर के लिए पढ़ रहे हो तो यार आपसे ज़्यादा फिर क्या ही है, मैं अब क्या ही बोलूँ। नंबर के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए पढ़ो, ये है। अब यहाँ पर ध्यान देना, उपमेय का मतलब जिस वस्तु की समानता बताई जाए। यहाँ पर बताओ उपमेय कौन हो सकता है? राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। जिस वस्तु की समानता बताई जाए, किसकी समानता बताई जा रही? राधा की। तो यहाँ पर उपमेय क्या हुआ? राधा हुआ। दूसरा, हरिपद कोमल कमल से, तो किसकी यहाँ पर समानता बताई जा रही? कमल के समान। कमल से किसके कोमल है पद? तो हरि जी के। तो हरिपद यहाँ पर समानता हो गया क्या? हरि पद, है ना। तो ये देखो आ गया। उपमान का मतलब है जस्ट उल्टा। उपमान का मतलब क्या है? जिससे समानता की जाए, जिससे समानता की जाए या बताई जाए ना, की जाए, आपको आ जाएगा। तो अब इसमें आप बताओ किससे समानता की जा रही भाई? इसमें देखो किसके समान है? राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, यानी किससे समानता बताई जा रही? गुलाब से। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई? किससे समानता की जा रही? गुलाब से, तो गुलाब हो गया, ठीक है, उपमान। और दूसरा इसमें हरिपद कोमल कमल से, इसमें भी किसको है भाई? कमल है ना। तो यहाँ पर हो गया कमल। एक आपका हो जाता है साधारण धर्म या वाचक शब्द बोल सकते हो, ठीक है। वाचक शब्द या साधारण धर्म जो है, धर्म का मतलब शब्द, वाचक
शब्द, या साधारण धर्म भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। वाचक शब्द क्या क्या हो सकता है भाई, जिस शब्द का मतलब हम क्या करते हैं, समानता को व्यक्त करने वाला जो शब्द होता है। जैसे इन दोनों में कौन सी समान बातें हैं कि भाई कोमल, दोनों में क्या समान है, कोमल, ठीक है। तो वाचक शब्द का मतलब समानता को व्यक्त करने वाला शब्द, समानता को व्यक्त करने वाला शब्द, ठीक है। क्या हो सकता है इसमें, कौन सा शब्द समानता को व्यक्त कर रहा है, जिस वस्तु की यहाँ पे देखो, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, ठीक है। क्या बता रहा है, समानता को व्यक्त करने वाला जो शब्द है, क्या बता रहा है, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, यानी ये कोमल है ना, कोमल बता रहा है भाई कि भाई दोनों के जो हैं, राधा के चरण भी कोमल हैं और गुलाब भी कोमल, लेकिन दोनों समान है लगभग, तो ये बता रहा है। तो यहाँ पर ये कोमल हो गया, सही बात है। आगे आगे बताया जा रहा है हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ पर भी कोमल हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ पर ये कोमल शब्द आ रहा है, तो कोमल हो गया। बाकी अब आप समझ गए, तो आगे देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये, या आप बोल सकते हो साधारण धर्म भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साधारण धर्म, साधारण धर्म भी आप बोल सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। तो आई होप साधारण धर्म थोड़ा बहुत अंतर होता है, डिफरेंस, लेकिन इतना नहीं, ठीक है। लगभग लगभग कहीं कहीं जगह पर होता है, लेकिन बाकी हर जगह सेम ही होता है, जैसे यहाँ पर। तो ये हो गया। अब चलो हम समझते हैं कि भाई उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। क्या समझते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा अलंकार आपने समझ लिया, तो मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगा कि उपमा अलंकार आपने अगर समझ लिया तो आपको रूपक अलंकार जो है समझना काफ़ी आसान हो जाएगा, इसलिए मैं रूपक अलंकार बता दे रहा हूँ। बाकी उत्प्रेक्षा अलंकार अपने से तैयार कर लेना, इन दोनों में से कोई एक आएगा ही आएगा, 2 नंबर आपको दे के जाएगा, ठीक है। रूपक अलंकार, क्योंकि ये याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है, कंपेयर टू उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर अब रूपक अलंकार में क्या होगा भाई, रूपक अलंकार में जहाँ उपमेय में उपमान का क्या किया जाता है, निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता है। मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर मैं अगर दूसरा देखो, यहाँ पर मैं अगर बताऊँ आपको, ठीक है, तो रुको थोड़ा सा। तो ये हो गया आपका रूपक अलंकार। कैसे लिखोगे कि भाई जहाँ उपमेय, ठीक है, उपमेय में उपमान का, में उपमान का भेद रहित आरोप, भेद रहित, ये भेदा रहित लिख गया है, तो भेद रहित आरोप, आरोप, ठीक है, आरोप प्रकट किया जाता है या किया जाता है, लिख सकते हो किया जाता है, कोई भी लिख सकते हो, जाता है। इसका मतलब क्या है भाई कि जहां उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, क्या हो जाए, उपमेय उपमान में अभिन्नता, सॉरी, ठीक है। ये तो ये हो गया आपका उदाहरण। आप लिख सकते हो मुखचंद तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता, पहला उदाहरण। मुख, मैं भी बताता हूँ इसका कैसे, मुखचंद्र, ठीक है, तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता। अब आप सोच रहे हो राइटिंग सर की क्यों नहीं बन रही ना, मैं बताता हूँ, मेरा लहराता, पहले तो मैं कैमरे में देख कर लिख रहा हूँ लहराता, ठीक है, मतलब मोबाइल में देख कर लिख रहा हूँ। दूसरी बात क्या है कि थोड़ा ये कॉपी ऐसे ऐसे उठ रही है, तो ऐसे राइटिंग नहीं बन रही और जल्दी जल्दी भी लिख रहे हैं ना, आपको बताने के लिए। तो ये हो गया। तो उपमेय और उपमान मैंने आपको आराम से समझा दिया। उपमेय का मतलब है जिस वस्तु की समानता की जाती है, उपमान का मतलब है जिस वस्तु से, देखो 2 शब्द अलग अलग हैं, जिस वस्तु से समानता की जाती है या जिस वस्तु की समानता की जाती है। से और की शब्द दोनों मतलब अलग अलग हो गए। यहाँ पर देखो एक शब्द से कितने अर्थ हो जाते हैं, ठीक है। तो उपमेय मतलब जिस वस्तु की समानता की जाए, उपमान का मतलब जिस वस्तु से समानता की जाए, ठीक है। तो बाकी अगर ये याद नहीं हो रहा है तो आप उत्प्रेक्षा अलंकार भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो मैं उत्प्रेक्षा अलंकार भी बता ही देता हूँ। तो उत्प्रेक्षा अलंकार को समझना भी काफ़ी आसान है। देखो अगर आप उपमा अलंकार समझ जाते हो तो उत्प्रेक्षा रूपक अलंकार काफ़ी आसान हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल सिंपल सा है कि भाई जहाँ उपमेय में उपमान की क्या की जाती है, उपमेय जहाँ, मैं लिख ही दे रहा हूँ पहले, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, क्या संभावना
संभावना की जाए। तो ये हो गया, ठीक है। तो आपका मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार आपको समझ में आ गया कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। इसके जो शब्द हैं वो आएंगे मनु, पहचानने के लिए मनु, मानो, जनु, जानो, ठीक है, जनु, जानो, ये शब्द हैं। ये शब्द आएंगे ही आएंगे, अगर आपको पहचानने के लिए आ जाए, अगर ये शब्द मिलते हैं तो आप ध्यान रखना कि वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। जैसे कोई भी एग्जाम्पल आप उत्प्रेक्षा अलंकार का लिख सकते हो, जैसे सोहत ओढ़े पीटू पटू, श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि शैल पर, आतपु पर्यो प्रभात। तो ये तो भाई देखो याद ही करना पड़ेगा, है ना, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना है। तो आप मैंने जो बोला उसको लिख सकते हो। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और कमेंट जरूर करना कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा। मैं ज़रूर इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और तीसरी बात, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, ठीक है, शेयर कर देना भाई, शेयर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है व्हाट्सअप वगैरह में, ताकि उनके भी नंबर बढ़ सके। देखो ये बात है ना कि स्वार्थी मत बनो, दूसरों को भी अपने जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, सरल वीडियो देख रहे हो, तो थोड़ा दो, अगर दूसरे की हेल्प कर सको, अपने दोस्त की खासकर, ठीक है। बाकी ये मत सोचो कि उसके ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं सोचा जाता कभी, ठीक है। ये भावनाओं का मतलब फिर आप स्टूडेंट नहीं हो, ठीक है, स्वार्थी मत बनो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ लाइक एम जो रखता हूँ मैं इस वीडियो को कम से कम 10,000, अब की बार मैं रख रहा हूँ 10,000 लाइक एम रख रहा हूँ, कर देना, ठीक है, 10,000 लाइक एम। तो आई होप आप करवा दोगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।